हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में सबसे पहले आपने प्रोटोजोआ का हिस्ट्री देखा, फिर प्रोटोजोआ का आप जनरल कैरेक्टर देखे, इसके बाद फिर प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखे। मतलब जो जनरल चीजें थी प्रोटोजोआ से संबंधित वो सारी चीजें आप देख चुके हैं। अब प्रोटोजोआ के अंदर आने वाले एक एक प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आप जिस प्राणी के बारे में पढ़ेंगे उस प्राणी का नाम है अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। तो चलिए हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं, अमीबा। अमीबा इंग्लिश में भी लिख लीजिए, अमीबा प्रोटिस्ट। अमीबा प्रोटियस है, अभी उसके बारे में बताएंगे। अमीबा क्रम से हम लोग इसके बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा का सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? सिस्टमैटिक पोजीशन, यानी कि इसका परिचय। पोजीशन, पोजीशन, सिस्टमैटिक पोजीशन को क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, और हिंदी में अगर आप इसका अर्थ सोचे तो होगा परिचय। क्या होता है? परिचय। परिचय। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देते हैं। तो बताइए यह किस किंगडम का है? अमीबा किस किंगडम में है? सोचकर आप लोग बताइए कौन से किंगडम में है। परिचय का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे आपसे कोई आपका परिचय पूछे तो आप बताएंगे, सबसे पहले आप बताएंगे आप किस देश के हैं। तो किस देश के हैं? इंडिया के, भारत के हैं। भारत में किस प्रदेश के हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं। फिर पूछेगा कोई कि आप किस जिले में हैं? मऊ में। किस गांव में हैं? फिर इसके बाद पूछा जाएगा आपके पापा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है कि नहीं है? तो फिर आपका पूरा परिचय मिल जाएगा कि नहीं? उसी तरह से यहाँ पर आपको अमीबा को परिचित कराना है। तो अमीबा बताइए किस किंगडम का है? प्रोटिस्टा। शाबाश। किस किंगडम का है? तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका किंगडम। किंगडम इसका क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसका किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। और भी कई किंगडम है। कितने कुल किंगडम है? 5। पहला क्या है? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई या कवक, और चौथा प्लांटी, और पांचवा एनिमेलिया या एनिमल। क्लियर है ना? तो कुल 5 किंगडम है। तो पांचों किंगडम का, ये पांचों किंगडम का नाम किसने दिया है? आर.एच. व्हिटेकर। किसने दिया है? आर.एच. व्हिटेकर। तो पांचों किंगडम में यह अमीबा जो है ये दूसरे किंगडम यानी कि प्रोटिस्टा में है। किसमें है? प्रोटिस्टा किंगडम हो गया। अब आप लोग ही बताएंगे कि इसका फाइलम क्या है। फाइलम यानी इसका संघ क्या है? तो प्रोटोजोआ। क्या संघ है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया। अब आप लोग बताइए इसका क्लास क्या है? किस क्लास का है? अभी प्रोटोजोआ का कल आपने क्लासिफिकेशन किया था, तो बताइए अमीबा किस क्लास में आ रहा था? 4 क्लास थे, तो अमीबा किस क्लास में? राइजोपोडा। शाबाश। राइजोपोडा का दूसरा नाम क्या है? सार्कोडीना। सार्कोडीना। तो आप सार्कोडीना ही लिख लीजिए, सार्कोडीना, या फिर राइजोपोडा भी लिख सकते हैं। किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। फाइलम क्या है? प्रोटोजोआ। क्लास क्या है? सार्कोडीना। अब इसके बाद आता है आर्डर। आर्डर मतलब क्रम। इसका आर्डर क्या है? आर्डर का मतलब यहाँ पर होता है गण, यानी किस गण का है। तो हिंदी आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश में ही याद कर लीजिए, हमेशा काम देगा। और हिंदी याद करेंगे तो केवल इंटर में ही काम देगा। बाकी एग्जाम में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं हो। तो आर्डर इसका है अमीबाइडा। याद रखेंगे इसको, अमीबाइडा। यही एक चीज आपको याद करना पड़ेगा। और इसका जीनस क्या है? जीनस का मतलब इसका वंश क्या है? तो जीनस इसका है अमीबा। और स्पीशीज क्या है?
प्रोटियस बता रही थी तुमने, प्रोटियस, लेकिन स्मॉल से लिखा जाएगा प्रोटियस, याद रखना। ये नियम जानते हैं ना, किसी भी प्राणी के दो नाम होते हैं, एक जेनरिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम, यानी कि एक वंश का नाम, दूसरा जात का नाम। तो वंश का नाम आप किस में लिखते हैं, कैपिटल में, और जात का नाम स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पर देखिए अमीबा कैपिटल से और प्रोटियस किससे है, स्मॉल से। क्लियर हो गया ना। अब आप इसका परिचय जान गए, यानी कि अगर पूछा जाए कि पूरे दुनिया भर के जितने भी जीव जगत हैं उसमें अमीबा कहाँ है, तो आप जान जाएंगे कि नहीं। तो आप बताएंगे कि अमीबा जिस किंगडम का है उसका नाम, या जिस जगत का है उसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा, और जिस संघ का है उसका नाम है प्रोटोजो, और जिस क्लास का है उसका नाम सार्कोडीना या दूसरा नाम राइजोपोडा, और जिस आर्डर का है उसका नाम है अमीबाइडा, जीनस का नाम अमीबा, और स्पीशीज का नाम प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस, यानी अमीबा में भी कई तरह के अमीबा होते हैं, उसमें एक इसकी प्रजाति का नाम क्या है, प्रोटियस। तो आप इसके आगे जितनी भी सारी चीजें अमीबा के बारे में पढ़ेंगे वो अमीबा प्रोटियस की बात करेंगे। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग इसके बारे में दो खास बातें नीचे लिख देते हैं, ये आपको याद रखना है कि अमीबा की खोज किसने किया। तो अमीबा की खोज जो है वो एक वैज्ञानिक ने किया, उसका नाम है रसेल वान रोसेनहॉफ। याद रहेगा ना, रोसेनहॉफ, रसेल वान रोसेनहॉफ। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले अमीबा को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद एक चीज और याद रखिए कि इसकी जो मुख्य प्रजाति है, सबसे खास प्रजाति है, यानी कि मुख्य प्रजाति, इसकी मुख्य जो प्रजाति है प्रोटियस। प्रोटियस, एक बात यहां पर आप और जान लीजिए कि इसका नाम प्रोटियस क्यों पड़ा। तो इसका नाम प्रोटियस एक समुद्री देवता के आधार पर पड़ा। समुद्री देवता, समुद्र में पाए जाने वाले देवता, लोगों का मानना है कि समुद्र में देवता पाए जाते हैं और वे देवता अपने आकार को चेंज कर सकते हैं। अच्छा बताओ, देवी देवता अपना आकार बदल लेते हैं कि नहीं, अपने रूप को चेंज कर लेते हैं। कोई भी देवी चाहे तो तुरंत आदमी हो जाए, तुरंत जो है देवी बन जाए, या तुरंत सांप का भेष रख ले, मतलब किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं। देवी देवताओं में यह कैपेसिटी होती है कि नहीं होती है। आप तमाम सीरियल में, रामायण महाभारत में इस तरह का सीरियल में देखे होंगे कि देवी देवता अपने रूप को चेंज कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये अमीबा भी अपने रूप को बदलता है कि नहीं। अमीबा का कोई निश्चित शेप तो होता नहीं है, निराकार है, मतलब अपने हिसाब से अपने रूप को चेंज कर सकता है, अपने आकार को चेंज कर सकता है। इसलिए लोगों ने इसे समुद्री देवता के नाम पर ही इसका नाम रख दिया प्रोटियस। देवता का नाम क्या था, प्रोटियस, तो इसका भी नाम रख दिए क्या, प्रोटियस। क्लियर हो गया ना। यहां तक की बातें आप समझ गए, यानी कि आप इसका परिचय जान गए। अब बताइए अमीबा से आप परिचित हुए कुछ कि नहीं हुए, हो गए ना। अब हम लोग इसका देखते हैं वास स्थान एवं स्वभाव। क्या देखेंगे, वास स्थान एवं स्वभाव, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट, ये दूसरी हेडिंग है, ये पहली हेडिंग थी, ये इसके अंदर दूसरी हेडिंग है, हैबिट एंड हैबिटेट। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं वास स्थान एवं स्वभाव। अभी हम आप लोगों का नोट्स भी चेक करेंगे कि आप किस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं पर डे ना, तो हम चेक करेंगे, पर डे आप नोट्स बनाते रहिए। अब सबसे पहले आप जानते रहिए कि जो इसका हैबिट एंड हैबिटेट है वो यह बताया जाता है कि यह कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है। तो ये कहाँ रहता है, पानी में। कहाँ पाया जाता है, पानी में। तो ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मैरीन वाटर में भी पाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको लिख दे रहे हैं
फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अलवणीय जल। समझिएगा, यहाँ पर एक खास बात है, अलवणीय जल। और मैरीन वाटर, एक शब्द है मैरीन वाटर या मैराइन वाटर, इसका मतलब होता है लवणीय जल, लवणीय जल। अब बात को समझिए, आप लोगों से अगर कोई पूछे कि नाले का जो पानी है वो फ्रेश वाटर है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे नहीं है, लेकिन वो है। नाले का पानी फ्रेश वाटर है, नदी का पानी फ्रेश वाटर है। आपके यहाँ जो नालियां, कीचड़, गड्ढे में रुका हुआ पानी है वो सबका सब फ्रेश वाटर है। अब आपको लगेगा कि ये कैसा? तो देखिए, बायोलॉजी की कुछ भाषा ही अलग है, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये चीजें आप जानते रहिए कि नदी का पानी, नाले का पानी, कीचड़ का पानी, ये सब के सब फ्रेश वाटर हैं। क्योंकि फ्रेश वाटर का मतलब बायोलॉजी के अंदर क्या होता है? अलवणीय जल। अलवणीय जल का मतलब जिसके अंदर नमक की मात्रा न हो, तो उसे अलवणीय जल कहेंगे। अलवणीय जल किसे कहेंगे? मैरीन वाटर, यानी जो सागर में पाया जाता है। तो सागर में पाया जाने वाला जो जल होता है वो लवणीय होता है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा, लवण मीन्स क्या होता है? नमक, उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, तो वह लवणीय जल है। और जो नदी में, नाले में, गड्ढे में, आपके यहाँ रुकने वाले तालाब में, पोखरे में, इसमें जो पानी पाया जाता है सबका सब क्या है? अलवणीय है, यानी उसमें नमक की मात्रा नहीं है। तो अलवणीय जल को क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर। तो बताइए, नाले का पानी फ्रेश वाटर है कि मैरीन वाटर है? फ्रेश वाटर। आपके यहाँ रुके हुए गड्ढे का पानी क्या है? फ्रेश वाटर। अगर किसी वैसे व्यक्ति से कहेंगे कि ये नाले में रुका हुआ पानी फ्रेश वाटर है, तो कहेगा है ये तो बहुत ज्यादा पढ़ ली है। जबकि बायोलॉजी में यही होता है कि नदी और नाले का सब पानी क्या है? फ्रेश वाटर। तो आज के बाद जान गए ना फ्रेश वाटर किसे कहते हैं। तो फ्रेश वाटर पिएंगे कि नहीं पिएंगे? नहीं पिएंगे। फ्रेश वाटर का मतलब ताजा जल नहीं होता है, फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? अलवणीय जल। तो अब अलवणीय जल में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो उनका नाम लिख लीजिए। अलवणीय जल में जैसे क्या हो गया? पॉन्ड हो गया, पॉन्ड, पूल हो गया, पूल हो गया, लेक, डिटैच, डिटैच। अब चलिए इनकी हिंदी भी देख लीजिए, क्योंकि आपको मास्टर बनना है ना, तो दोनों भाषाओं को सीखना जरूरी है। तो पॉन्ड मीन्स क्या होता है? बोलिए। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। पूल मीन्स क्या होता है? पोखरा। आपके यहाँ पोखरा है कि नहीं है? लेक मीन्स क्या होता है? झील। डिटेच मीन्स क्या होता है? आपके यहाँ जो गड्ढा या गढ़ी इस तरह का कहते हैं ना, गड्ढा। क्लियर हो गया? यानी कि फ्रेश वाटर में कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? पॉन्ड, पूल, लेक, डिटैच, या फिर तालाब, पोखरा, झील, गड्ढा। आपको जो सुटेबल लगे अपना एग्जाम में लिखिएगा। क्लियर है ना? इसके बाद लवणीय जल क्या होता है? तो वही सी वाटर, SEA, सी वाटर। सी वाटर मतलब समझ रहे हैं ना? समुद्री जल। सी वाटर मतलब क्या होता है? समुद्री। तो आप लोग इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देख लिए, यानी परिचय देख लिए, और हैबिट एंड हैबिटेट भी देख लिए कि कहाँ पाया जाता है। एक बात यह भी याद रखना, यह गीली मिट्टी में भी पाया जाता है। अगर मिट्टी गीली है तो उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको भी लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। गीली मिट्टी में भी पाया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ ये बात भी जानते रहिए कि खाता क्या है। तो ये शैवालों को खाता है और बैक्टीरिया को। क्या खाता है? शैवाल। शैवाल, शैवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्गी।
शैवाल भी खाता है और क्या खाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? जीवाणु। विषाणु को वायरस कहते हैं। तो शैवाल को खाते हैं और किसको खाते हैं? बैक्टीरिया को। यहां तक क्लियर हो गया? कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इसका परिचय क्या है, ये सीख गए। अब हम लोग देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। तो एक फिर तीसरी हेडिंग इसमें आप डालेंगे अमीबा की संरचना। अमीबा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ, बोलिए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। क्लियर हो गया ना? अब इसकी स्ट्रक्चर आप तभी समझ पाएंगे जब आप लोग चित्र बना लेंगे, और चित्र बना करके अच्छे से समझ लेंगे, तब उसके बारे में क्या लिखना है ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सभी लोग मेरे साथ चित्र बनाइए। आप लोग भी चित्र बनाइए, रफ ले लीजिए, चित्र बनाइए। ठीक है? रफ टाइप का ही बनाइए, लेकिन बनाइए घर पे, फिर से आप बनाना, लेकिन यहाँ पर भी आप बनाइए, स्पीड से बनाना सीखिए। देखिए मैं कितनी स्पीड से बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं कितने स्पीड से इस तरह से बना रहा हूँ। चित्र बनाइए। देखिए मेरा चित्र बन गया है। हाँ, मतलब कुछ शेप होना चाहिए थोड़ा सा, बाकी एकदम निश्चित नहीं होता, तो आप लोग थोड़ा इधर उधर भी बना सकते हैं। पेन से, पेंसिल से, जैसे भी हो सके बनाइए। अलग अलग प्रकार की पेन से आप बनाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, अच्छा लगेगा फिगर। अब देखिए चित्र बन करके तैयार हो गया। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। और ये देखिए इसका क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर है, देखिए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस लिख दे तो उसके अंदर सारी चीजें हो गई, या फिर हम लिख दे रहे हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड, ये न्यूक्लियोलस है। ये देखिए स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया। और इसमें दो तरह के प्लाज्म होते हैं, मैंने बताया था पहले भी। ये देखिए जो बाहर है इसका नाम है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर है उसका नाम है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। इसका नाम देखिए क्या है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और यहां पर इसको याद रखना, इसका नाम है वाटर ग्लोब्यूल। वाटर ग्लोब्यूल।
और देखिए इसका नाम क्या है, फूड वैक्यूल। इसका नाम हम यहां दिखा देते हैं, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। चित्र के नीचे लिख लीजिए फिगर अमीबा। फिगर अमीबा प्रोटियस लिख लीजिए। अमीबा प्रोटियस अलग अलग अंडरलाइन कर दीजिए, अमीबा प्रोटियस। अब चलिए ध्यान से समझ लीजिए, बनाना लिखना बंद करिए, पहले समझ लीजिए ध्यान से, एक बार में आपको याद हो जाएगा। बनाना बंद कर दीजिए नेहा। देखिए सुनिए, ये अमीबा प्रोटियस का डायग्राम है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर ऐसा ही इसका चित्र दिखता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे बाहर जो आप देखिए चिकने तरह का प्लाज्म देख पा रहे हैं, साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, जिसके अंदर किसी भी तरह का ग्रेन्यूल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो यह बाहर का जो प्लाज्म है इसको क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म। क्लियर है। इसके अंदर वाले प्लाज्म में आप देख रहे हैं कि तमाम ग्रेन्यूल है, बहुत सारी स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म। क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे देखिए एक बड़ी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि संकुचनशील रिक्तिका है। क्या है, संकुचनशील रिक्तिका या फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। सबका नाम मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, आप नोट्स बनाते समय चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी भी। और इसके बाद फिर देखिए एक्टोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्म हो गया, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई। यहाँ पर जो आप देखिए ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर, और उसका नाम है वाटर ग्लोब्यूल। क्या नाम है, वाटर ग्लोब्यूल। वाटर ग्लोब्यूल इसकी बॉडी के अंदर लगातार पानी एंट्री करते रहते हैं, और ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसके द्वारा बाहर भी निकाले जाते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर पानी के ग्लोब्यूल भी रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वाटर ग्लोब्यूल। ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर भी निकाला जाएगा। और या फिर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है एक्सक्रीशन के लिए, इसको यूरोआयड बोलते हैं, याद रखना इसका नाम है यूरोआयड। यूरोआयड। इसके द्वारा भी या इसी के अगर विशेष स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गई है यूरोआयड, तो इसी के द्वारा एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाला जाएगा। और अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बनी हुई है तो बॉडी सरफेस में कहीं से भी एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाला जा सकता है। वाटर ग्लोब्यूल हो गया। यह सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये देख रहे हैं न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर इसके क्रोमैटिन थ्रेड है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और फिर देखिए यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मतलब केंद्रिका होता है। क्या होता है, केंद्र। न्यूक्लियस मतलब केंद्र। और देखिए यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल जाता है इसकी बॉडी के अंदर, तो फूड वैक्यूल बन जाती है। फूड वैक्यूल इसकी बॉडी के अंदर पाचन की जगह है। जैसे जब ये भोजन अपने अंदर ले लेगा तो वैक्यूल बन करके तैयार हो जाएगी। फूड वैक्यूल का मतलब बहुत सारे फूड मटेरियल इकट्ठा होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कहते हैं फूड वैक्यूल। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से अमीबा की ये संरचना है, अमीबा प्रोटियस की। तो आप सिस्टमैटिक पोजीशन देख लिए, हैबिट एंड हैबिटेट देख लिए, और अमीबा की संरचना का चित्र देख लिए। लेकिन अभी इसके अंदर लिखना क्या है, किस क्रम में लिखना है, इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाकी आप नोट्स तैयार कर लेंगे।